डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे ये तो फिल वक्त जो बताएगा वो लोगों को गुमराह करने के बिल्कुल बराबर होगा जी। सिटीजन वर्ड जो है वो कहीं डिफाइन नहीं किया गया। सबसे पहले सेक्शन आर्टिकल 5 के ज़रिए से सिटीजनशिप को लाया गया कि जो भी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो हिंदुस्तान के शहरी रहेंगे, और अगर उनके पेरेंट्स अगर पैदा हुए तो वो हिंदुस्तान के शहरी रहेंगे, या 5 साल तक के लिए जो लोग हिंदुस्तान में रहे हैं वो शहरी रहेंगे। उसके बाद ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दिया गया, तब पार्लियामेंट ने ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया कि जो 1949 से जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में अगर पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन तस्लीम किया जाएगा। और जो अथॉरिटी इसमें जो प्रोसीजर है, जो इशूइंग अथॉरिटी है डॉक्यूमेंट्स की, आप वहाँ से बराह रास्त करवाएं। पूरा गुफ्तगू का लब्बे-लुबाब ये निकल कर आ रहा है कि अब तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर जो है वो क्लियर उसी सूरत में होगी जब कोई मॉडलिटी सामने आएगी। अस्सलाम मसनून, आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम आप तमाम ही सामीन का इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि मुल्क में जो एक अहम मौजू ज़ेर बहस है जिसे NRC कहा जा रहा है, उसके मुतालिक मुंबई हाई कोर्ट के मारूफ वकील जनाब एडवोकेट मुसद्दिक साहब की हम रहनुमाई हासिल करेंगे। उसी गर्ज से आज हम सर के ऑफ़िस में मौजूद हैं और हम नूर एकेडमी की जानिब से सर का इस्तकबाल करते हैं कि सर ने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया इस अहम मौजू पर सामीन के सवालात के जवाबात देने के लिए। दूसरी अहम खुशखबरी हमारे लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला 1.5 लाख व्यूवर्स के ज़रिए से हमारे चैनल पर तालीमी लेक्चर्स को 50 लाख मिनट देख लिया गया है। इसके लिए मैं आप तमाम ही व्यूवर्स का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने इन तमाम एक्टिविटी को सराहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन पॉइंट है NRC को लेकर बहुत सारे लोगों में अफवाह का बाज़ार गर्म है। कुछ लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे ये कह रहे हैं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है अहम इश्यूज़ से तवज्जो हटाने के लिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए उस वक्त तक NRC पर बात करना फजूल है, बात करना बेजा है। लेकिन गुज़िश्ता 5-7 सालों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो डीमोनेटाइजेशन है, GST बिल है, ट्रिपल तलाक बिल है, UAPA बिल है, उसका अमेंडमेंट है, या फिर आर्टिकल 370 को जिस तरह से मनसूख कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें आने वाहिद में हुई है। अब NRC को लेकर कुछ बयानबाजियाँ गर्म है और रियासत आसाम में से लागू कर दिए गए हैं। तो सर इस पर आप क्या बोलना चाहोगे कि हम जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मुंतज़िर रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या उसकी तैयारी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें? देखिए, इसमें मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि NRC से मुताल्लिक जो प्रोसीजर इनकेस अगर NRC को लागू किया जाता है जी, तो उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस के जो प्रोसीजर है जी, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर जी, जी, वो आन के आन में, आजकल में, या 1-2 दिन में, या विदिन अ वीक वो क्लियर नहीं हो सकता। तो इसमें बेहतर जो रहेगा वो यही रहेगा कि पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करके रेडी रखें NRC से मुताल्लिक जी। क्योंकि अगर इनकेस NRC जो है वो अप्लीकेबल होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उस वक्त जैसा कि एक मिजाज रहा है शहरियों का और देही इलाकों में तो बिलखुसूस जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, कि जब कोई ऐसी बात जब आती है तो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, और फिर बहुत हुजूम दर हुजूम लोग जो है एक ही सेंटर पर जो है अपने काम को लेकर पहुंचते हैं, और फिर इससे इंतज़ामिया को भी परेशानी होती है, काम करने वाले को भी परेशानी होती है, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो काम करवाने पहुंचा है उनको परेशानी होती है। जो काम करने वाले लोग सरकारी महकमे से जो लोग होते हैं उनको एक साथ इतने काम करने में फिर दिक्कत पेश आती है, फिर वो लोगों को टालते हैं, या फिर उनकी भी मजबूरी होती है, वक्त की कमी होती है। तो ये अपने आप को बड़ी परेशानी से बचाने के लिए वक्त से पहले ही अगर तैयारी कर ली जाए तो ये अपने हक में ही बेहतर होगा। और ये NRC चाहे वो आए या ना आए, डॉक्यूमेंट्स आपके बहरहाल जो है वो क्लियर हो जाएंगे जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, या जिस तरह से ये कानूनी पहलू है। अगर कानून के हिसाब से भी देखा जाए
तो हर शहरी को अपने डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर रखने चाहिए, यूनिफॉर्म में रखने चाहिए सारे स्पेलिंग वगैरह, ताकि एक बंदे का जो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बंदे की आइडेंटिटी के लिए होते हैं वो एक फॉर्मेट में रहें, एक नाम के साथ रहें, और वो किसी भी जगह पेश करने के लिए, सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपके राइट से इन्फोर्स करने के लिए भी काम आते हैं। तो उसमें फिर आइंदा भी हमेशा आपको आसानी और सहूलत रहेगी। सर, इसमें कुछ लोग एनआरसी को बहुत लाइट ले रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस तरह के लेक्चर लेना या इस तरह के इंटरव्यू अपलोड करना ये कौम को मायूस करने के लिए है, जबकि द हिंदू 22 अगस्त का द हिंदू उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वो बांग्लादेश के दौरे पर जब पहुंचे तो बांग्लादेश के जो पीएम शेख हसीना और उनका जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है AK अब्दुल मेनन साहब, तो उन्होंने दौरान मीटिंग उनसे यही सवाल किया कि आप एनआरसी का मुद्दा पूरे देश में गरमाए हुए हो जी, तो क्या वो अहबाब जो एनआरसी में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाएंगे तो क्या आप उन्हें हमारे देश में डिपोर्ट करोगे? तो उस वक्त हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा ये इंटरनल इशू है, आप उसके हवाले से बेफिक्र रहे, यानी हम आपकी तरफ डिपोर्ट नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे कि उनको किस तरह से ट्रीट करना है। यानी बताने का लब्ज़ लुबाब ये है कि कुछ तालीम याफ्ता लोग इसको लाइट ले रहे हैं, जबकि एक मुल्क का PM उसको इतनी संजीदगी से ले रहे हैं कि वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आप कुछ मैसेज दीजिए कि इसको लाइट ना लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। जी देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें किसी मुद्दे को बहुत ज़्यादा लाइट बनाने या बहुत ज़्यादा उसको सीरियस बनाने के लिए असल ये नहीं है। असल ये है कि एक चीज़ जो है गवर्नमेंट के राइट्स में है, वो उनके नज़रिए के हिसाब से ये अपने मुल्क के लिए बेहतर है, दे आर विद इन देयर राइट्स टू इन्फोर्स एनआरसी। तो ये कानूनी तौर पर उसमें कोई शक व शुबात की गुंजाइश नहीं है। जब एक चीज़ कानून के मुताबिक शहरियों से चाही जा रही है तो उस चीज़ पर अमल करना, उसके मुताबिक अमल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसको इस पैमाने पर तौला जाए कि वो बहुत ज़्यादा लाइट इशू है, उसको इग्नोर करना है या उसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है जी। ये असल मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि आपने बताया कि एक पड़ोसी मुल्क जो है जी, उनके जो सरबराह हैं वो इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद है। तो देखिए, इंटरनल लेवल पे जैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, तो बेशक उन्होंने सही कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इसमें परेशान ना हो। तो एक मामला जो होता है एक मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे उसके जो डीलिंग्स होते हैं, उसका जो रवैया होता है, उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और इंटरनल लेवल पर उसके जो मामलात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब अगर यहाँ से जैसे अभी आसाम एनआरसी में भी आप देखा जाए तो पहले जो है डिटेंशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए, उसके अलावा जो है सारे मुल्क में भी ये बात अभी जारी हुई कि सब लोग जो है रियासतें अपने अपने तौर पर जो है डिटेंशन कैंप्स बनाएं। तो ये एक मुल्क के लिए किसी दूसरे मुल्क में लोगों को डिपोर्ट करना सिर्फ ये ज़बानी बात नहीं होती है कि आपने किसी को इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर कर दिया और आप किसी मुल्क को कहें कि मैं इनको आपके मुल्क में डिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है तो वो उस मुल्क के तो शहरी हैं नहीं कि वो उनको वेलकम करे, ना उन्होंने कोई हमारी जिम्मेदारी ली हुई है कि इस मुल्क के लोग अगर किसी को भी भेजेंगे तो हम उनको रख लेंगे। ये इंटरनेशनल लॉज में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, और अगर कोई कंट्री, हर कंट्री जो है वो बज़ात खुद ऑटोनॉमस होता है, अपने फैसले, अपनी जो सरहदों की हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत, वो अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखता है। उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो फिर यूनाइटेड नेशन उसमें मुदाखलत करता है। सामने वाला कंट्री जिसमें आप ज़बरदस्ती किसी को डिपोर्ट करना चाहे वो यूनाइटेड नेशन को कंप्लेन करेगा। यूनाइटेड नेशन आपके बहुत सारे, क्योंकि हमारे यूनाइटेड नेशन से भी बहुत सारे मुआहदात होते हैं, बहुत सारे ममालिक से हम जुड़े हुए रहते हैं, तो उसमें फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इमेज जो मजरू होती है, जो कोई भी मुल्क नहीं चाहता। तो इस तरह जो है ये डिपोर्टेशन वाला जो मुद्दा है वो असल में हमारे शहरियों का मुद्दा नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हुकूमत हमें चाह रही है, क्योंकि एक शहरी और स्टेट का जो रिलेशनशिप होता है, शहरी जो है वो स्टेट को अपना, अगर हम तो जनरल टर्म्स में देखें तो एक एज अ गार्जियन जो है उसको अपॉइंट करता है कि शहरी जो चाहता है, हुकूमत को टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से वो हमारी हिफाजत के लिए, हमको राइट्स देने के लिए
हमारे राइट्स जो है वो गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है। हमारा कुछ राइट वायलेट होता है तो हम गवर्नमेंट से मांगते हैं, वो उसके लिए जवाबदेह है। तो इस तरह से इस मामले को हमारी जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए, ना कि उसके इंटरनेशनल लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरह डिपोर्टेशन होगा। असल मुद्दा ये नहीं है, ये जो है उसको सीरियसनेस को और उसको मामले को उसमें एंजाइटी बढ़ाने के लिए लोग ये सारे मामला जो है वो लोगों में पेश करते हैं, जो कि असल जो कॉमन मैन के लिए ये सब मामला जो वो ज़रूरी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। सर, बहुत सारे लोगों को जो आसाम का पीरियड है, जिन्हें कहा गया 1951 से 24 मार्च 1971 तक के डॉक्यूमेंट्स बताए गए, तो क्या हम आसाम को पूरे मुल्क के लिए या हमारी स्टेट के लिए एज ए सिंपल देखें, या हमारे यहाँ का पीरियड कुछ अलग होगा, हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग होंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे ये तो फिल वक्त जो बताएगा वो लोगों को गुमराह करने के बिल्कुल बराबर होगा जी। क्योंकि एनआरसी जब अपडेट होगा तब गवर्नमेंट की क्या मॉडलिटीज़ होती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, ये उस वक्त पता चलेगा। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट के इख्तियार में कि वो उस वक्त जब एनआरसी के लिए कोई नोटिफिकेशन आए थ्रू आउट इंडिया लेवल पर इसे अप्लीकेबल करने के लिए, तो उस वक्त जो गाइडलाइंस आएगी, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगी, जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा, वो उसके हिसाब से तो जांच होगी ही होगी। लेकिन फ़िलहाल जो अगर हम उसका उसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखें तो एनआरसी जो आसाम में लागू हुआ जी, वो उनके जो इंटरनल सिस्टम थे और जो उनके क्रॉस बॉर्डर जो उनका डेमोग्राफिक सेटअप है जी, और जो उनके इंटरनल ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के ज़रिए जो स्ट्राइक वगैरह एजिटेशंस वगैरह हुए और उनके जो मामलात थे स्टेट लेवल पर, वो उसके चलते हुए जो मामलात हुए और आसाम एकॉर्ड के ज़रिए जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में और वहाँ की लोकल बॉडीज़ में जो मुआहदा हुआ, उसके ज़रिए जो है एनआरसी जो है अप्लीकेबल हुआ वहाँ जी। अब उसको एज अ एग्ज़ाम्पल थ्रू आउट लेवल पर देखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी वही सेटअप अगर मौजूद हो, वो सारी वजूहात मौजूद हो, तो हम उसको एज एन एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमारा जो है सिटीजनशिप जो है वो सारे शहरियों को दिया गया है। हालांकि सिटीज़न वर्ड जो है वो कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया। सबसे पहले सेक्शन आर्टिकल 5 के ज़रिए से सिटीज़नशिप को लाया गया कि जो भी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो हिंदुस्तान के शहरी रहेंगे, और अगर उनके पेरेंट्स अगर पैदा हुए तो वो हिंदुस्तान के शहरी रहेंगे, या 5 साल तक के लिए जो लोग हिंदुस्तान में रहे हैं वो शहरी रहेंगे। उसके बाद ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दिया गया, तब पार्लियामेंट ने ये सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में बनाया, जिसके सेक्शन 3 के ज़रिए से फिर लोगों को सिटीज़नशिप का जो प्रोटेक्शन है वो लोगों को दिया गया। अब 1949 से सिटीज़नशिप का जो प्रोटेक्शन जो लोगों को दिया गया कि जो बंदा जो है इंडिया में पैदा होता है, जिसके पेरेंट्स जो पैदा होते हैं वो, और जो 5 साल हिंदुस्तान में रहता है वो, तो जो सिटीज़नशिप एक्ट आया तो उसमें जो पहला फेज़ था अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट हुए। 1987 में अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ। तो 1987 1 जुलाई 1987 के जो अमेंडमेंट के रूल से ये बात सिटीज़नशिप एक्ट में आई कि जो 1949 से जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में अगर पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिक इंडियन सिटीज़न तस्लीम किया जाएगा। तो अगर कोई बंदा इंडिया में 1949 से 1 जुलाई 1987 तक उसका बर्थ इंडिया में है जी, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो इंडियन सिटीज़न तस्लीम किया जाएगा। अब ये जो है एक स्टेट्यूटरी प्रोविज़न है, ये कानून है इंडिया में जी, इसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। अगर इसके खिलाफ कोई बात होती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात को तस्लीम किया जाएगा कि वो बंदा इंडिया में पैदा हुआ तो उसकी सिटीजनशिप मानी जाएगी। दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी कि 31 जुलाई से मतलब 30 जून से लेकर 87 से लेकर 2003 तक जो लोग इंडिया में पैदा हुए तो उनके पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए तो उनको ऑटोमेटिक जो है इंडियन सिटीजन तस्लीम किया जाएगा। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 2004 की डेट तस्लीम की गई कि 2004 के बाद से जितने लोग इंडिया में पैदा होंगे तो उनमें जो है दोनों के पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीज़न है तो वो चलेगा, और दूसरा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए जी।
क्या होना चाहिए ये नहीं, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए ताकि कोई वीज़ा के थ्रू आया हो, कोई वैलिड पासपोर्ट के थ्रू आया हो, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो उसे भी भारत का सिटीजन तस्लीम किया जाएगा। तो ये इस लाइन से अगर हम सोचें, तो इस लाइन से अगर हमारा प्रिपेयर डॉक्यूमेंट है, अगर पैदाइश जो है 87 से पहले की है और हमारा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और बर्थ प्रूफ जो है वो क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। तो क्या हम ये मान के चले जो 87 से पहले इंडिया में पैदा हुआ है, अब उसको अपने बाप या दादा के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अगर ये मॉडलिटी अगर है जी, एनआरसी की मॉडलिटी पे तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कानूनी पहलू से देखा जाए, सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आपकी खुद की पैदाइश अगर 1987 31 जुलाई 1987 से पहले की है और आज़ादी 1949 के कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर 31 जुलाई 1987 के बीच में अगर आपकी पैदाइश आपकी इंडिया की है और उसके डॉक्यूमेंट आपके बराबर हैं, तो फिर आपको उससे पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक है जी। अगर उससे पहले आपके पेरेंट्स जो हैं, अगर आपकी पैदाइश जो है इस फेज़ में और आपके पेरेंट्स की पैदाइश आज़ादी से पहले की है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो उसमें जो पहली सिटीजनशिप दी गई कि जो यहाँ पे इसके इस लॉ के आने से पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो इंडिया में रह रहा है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो तो ऑटोमेटिक सिटीजन है जी। तो उसके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर डीओबी वो 87 से पहले की है और उस टाइम का मेरे पास अगर जन्म दाखिला मौजूद ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद ना हो और मैं वो आज की डेट में निकालता हूँ, तो जाहिर सी बात है डेट ऑफ इशू आज की आएंगी, तो क्या ये अप्रूव होगा ये सर्टिफिकेट? ये फिर वापस से मॉडलिटी की बात हो गई। जैसे अभी आसाम में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो कट ऑफ डेट आई 24 मार्च 1971 उसमें उन्होंने मॉडलिटी में ये रिटर्न में दिया कि डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टिल मिडनाइट जी, इश्यूड टिल मिडनाइट। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो नेशनल लेवल पर अगर एनआरसी को अप्लीकेबल किया गया जी, तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर ये लिखा जाए कि डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टिल मिडनाइट या डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टिल सो एंड सो डेट जी। एनआरसी जो प्रोसीजर है वो सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई करना और जो नॉन सिटीज़न है उसको आइडेंटिफाई करना, इससे मुताल्लिक है। अब आसाम में क्यों ये बात आई कि इश्यूड टिल मिडनाइट, क्योंकि वो उसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि उसको एक बेस बनाया गया कि यहाँ से कट ऑफ डेट से लेके यहाँ से यहाँ तक होगा। अब नेशनल लेवल पे वही सारे प्रॉब्लम्स जो आसाम में हैं वो नेशनल लेवल पर तो है नहीं जी। और एनआरसी का अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो उसमें ज़रूरी नहीं कि एनआरसी पूरे जो मुल्क में अगर अप्लीकेबल किया गया तो उसके लिए कट ऑफ डेट भी जो कुछ ऐसी रखी जाए कि डॉक्यूमेंट से इशूड सो एंड सो, बल्कि वो कुछ ऐसी मॉडलिटीज़ उनको बनानी पड़ेगी जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से मैच करती हो, कि जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो प्रोटेक्शन दिए गए 1949 से 1987 तक और 1987 से 2003 तक और आफ्टर 2003 और 2004, ये सारे जो प्रोटेक्शन है इससे जो है मैचिंग कुछ मॉडलिटीज़ होगी, ना कि कुछ ऐसी कट ऑफ के डॉक्यूमेंट्स इशूड फॉर टिल मिडनाइट एंड सो एंड सो, इस तरह की बात जो है वो मुमकिन नहीं लगती। पूरा गुफ्तगू का लब्बे-लुबाब ये निकल कर आ रहा है कि अब तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर जो है वो क्लियर उसी सूरत में होगी जब कोई मॉडलिटी सामने आएगी, कोई नोटिफिकेशन सामने आएगा। तो ऐसे में हम अपने व्यूअर्स को क्या सलाह दें कि वो इसमें सबसे बेहतर यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है करेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स किसी अथॉरिटी से लेना, ये जो है बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है और मुश्किलों से भरा हुआ प्रोसीजर भी कहना इसको कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सरकारी महकमे में जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से एप्लीकेशन, फिर वेटिंग, फिर उसको इशूएंस, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुई, फिर करेक्शन, ये जो काम है ये टाइम कंज्यूमिंग काम है जी। तो फिलहाल अगर वक्त रहते हुए जब पिक्चर साफ़ नहीं है, और पिक्चर जो साफ़ होने वाली भी है वो कोई इतनी डेंजर नहीं है या कोई इतनी परेशान कुन नहीं है कि उसके लिए खौफ हरास में या एंग्जाइटी में मुब्तला हुआ जाए या लोगों को उसको परेशान किया जाए, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक काम माइंड के साथ इसे अगर बराबर से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए काम को अगर किया जाए तो वो बआसानी होगा और इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं।
सर बहुत सारे लोग अभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन इस दरमियान उनके नामों में बहुत सारी गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम आगे पीछे उन्होंने लगा दिया है, तो इस सूरत में अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह दुरुस्त करें? डॉक्यूमेंट्स देखो दुरुस्त करने, अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करना है तो आप जो है एट ए टाइम बैक वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं प्रोड्यूस मत करिए जी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और उसमें जो है नाम जो है जैसे उमूमन जो है शादीशुदा औरतों के या कुछ कहीं माइग्रेशन स्टेट विद इन स्टेट माइग्रेशन में या कहीं और बस जाने की सूरत में होता है, तो आप जो है सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स जो है सारे डॉक्यूमेंट्स किसी अथॉरिटी के पास प्रोड्यूस ना करें जी। कि वो आपके फिर वहाँ से क्वेरी निकले कि आपके ये डॉक्यूमेंट अलग है, ये डॉक्यूमेंट अलग है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड बनाना है, तो उसमें आपको सिर्फ एक फ़ोटो आइडेंटिटी की ज़रूरत है। आपको एड्रेस प्रूफ भी आपको सिर्फ जो है एट प्रेजेंट जो एड्रेस है वो आपको देना होता है। बाद में जितने सारी चीज़ें वो आप अपडेट कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट के लिए जो एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट उस अथॉरिटी को प्रोड्यूस करिए और उसी बेस पर आप जो है जो डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं आप वो डॉक्यूमेंट बनवाइए। तो आप जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा तो ये डॉक्यूमेंट दोनों सेम होंगे जी। और फिर इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर कर दीजिए, ना कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें सारे डिफरेंट नेम्स जो है आप ऐसे ना प्रोड्यूस करें, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी मैंडेटरी आपके जो रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट क्लियर करके और उसी बेस पर आप आगे के डॉक्यूमेंट बनाते जाएं, तो इसमें आपको क्वेरी नहीं आएगी। सर एक एग्जांपल मेरे सामने ऐसी आई है कि एक शख्स है जिसके पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स है और सभी में नामों की तब्दीली है जी। तब उनसे ये कहा गया कि आप एक एमएलए का लेटर लेकर आइए, कॉर्पोरेशन से एनओसी लेकर आइए कि ये जितने नाम है वो एक ही शख्स के हैं, और फिर हॉस्पिटल से एज सर्टिफिकेट लेकर आइए। इस सूरत में एक आम शहरी के लिए इन मकामात से लेटर हासिल करना, एनओसी हासिल करना, एज सर्टिफिकेट हासिल करना वो मुमकिन नहीं होता है, तो फिर वो एजेंट का सहारा लेता है। अब एजेंट बराह रास्त तरीका इख्तियार करने की बजाय, यानी राइट वे यूज़ करने की बजाय वो साइड वे यूज़ करता है। जैसे उन्हें एलसी में नाम दुरुस्त करने की बजाय वो चेंज द नेम का एक प्रोसीजर होता है वो कर दिया जाता है। हाँ। तो इस सूरत में आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो एजेंट का सहारा ले या वक्त लगे चलेगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से दुरुस्त करने चाहिए? अब पहले तो इसमें आप फ़र्क समझ लें, एक करेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलग बात है जी, और चेंज ऑफ नेम जो है वो एक दूसरी बात है। जी। करेक्शन ऑफ नेम जो करना है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट बैक वक्त अगर आप करेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको किसी का लेटर लगे कि हाँ ये बंदे सारे नाम का जो बंदा है वो एक ही, ये करेक्शन ऑफ नेम के लिए। लेकिन अगर आप चेंज ऑफ नेम का अगर प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ये पिक्चर ही दूसरी हो जाती है कि आप जो है अपना नाम जो है वो तब्दील करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ नेम ना करते हुए आप करेक्शन ऑफ नेम्स के लिए जो है वो अप्लाई करें, और जो अथॉरिटी इसमें जो प्रोसीजर है, जो इशूइंग अथॉरिटी है डॉक्यूमेंट्स की, आप वहाँ से बराह रास्त करवाएं। जैसे जन्म दाखिले का जो होता है, अगर किसी के पास अगर जन्म दाखिला ना भी हो तो भी वो अपने कॉरपोरेशन से वहाँ पर अप्लीकेशन करके नॉन अवेलेबिलिटी का डिक्लेरेशन बनता है जी, वहाँ से वो बनवाएं। तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ से जाके करेक्शन ऑफ नेम के जो उनके नॉर्मली जो डिपार्टमेंट्स में होता है करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं। चेंज ऑफ नेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ करेक्शन ऑफ नेम्स की बात कर रहा हूँ। आप करेक्शन ऑफ नेम अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें, आप सबसे पहले जो बआसानी जो सबसे डॉक्यूमेंट करेक्ट होता है वो करवाएं और वो डॉक्यूमेंट एज अ सपोर्ट प्रोड्यूस करते हुए दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो करते जाएं, ना कि ये जो चेंज ऑफ नेम का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए जाएं, क्योंकि उससे आपको अगर आप चेंज ऑफ नेम करते हैं तो आपकी दुश्वारियां जो उसमें बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी चेंज ऑफ नेम से पहले की भी है जी, और आप नेम चेंज करते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी आफ्टर नेम चेंज्ड जी आपकी वो भी बनेगी। और फिर जो नेम चेंज करेंगे उसके प्रोसीजर अलग हैं, आपको फिर पब्लिक नोटिस देना है और बहुत सारी मॉडलिटीज़ में जाना है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग हैं। चेंज ऑफ नेम के कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको हर अथॉरिटी में नोटिफाई करना है कि मैं पहले ये था अब ये हो गया, मैं पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। जी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मेहनतें और बढ़ती जाएगी उसमें। तो किस तरह पब्लिक एजेंट्स के इन हथकंडों से अपने आप को बचाए? फॉर एग्जांपल एक मिसाल में सामने ऐसी आई कि एक शख्स ने पासपोर्ट बनाया
और एलसी पर उसका नाम स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो एजेंट ने उनके साथ ये किया कि अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में एलसी को पासपोर्ट ऑफिस से गायब कर दिया, मतलब उन्होंने शो नहीं किया, और एनेक्जर के ज़रिए से उसने ये शो किया कि बंदा स्कूल गया ही नहीं, यानी जो 10वीं पढ़ा है उसको जाहिल बता दिया गया और उसका पासपोर्ट भी बनकर आ गया। तो होना ये चाहिए था कि एलसी दुरुस्त किया जाता, ना कि एनेक्जर अटैच किया जाता। तो पब्लिक को तो ये प्रोसीजर समझता नहीं है, तो फिर वो आप किस तरह अपने आप को महफूज करें? ये तो अब जो एजेंट्स के थ्रू या किसी और के थ्रू काम होता है, जिस तरह अगर शफाफियत से काम होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ होती है या इस तरह के अगर कुछ मामला पेश आते हैं, तब आप इसमें जो है हेल्प लोगों की इसी सूरत में कर सकते हैं कि आप लोगों को ये सब काम शुरू करने से पहले लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। आप कोई काम जो है अब हो चुका है, उसमें अगर कुछ करेक्शन वगैरह करना है या कुछ गलत हो चुका है तो उसको सही करना वो थोड़ा दुश्वारी का काम है, बनिस्बत लोगों में पहले से अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप ऐसे काम ना करें जिससे आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले इवेलुएट करें। किसी अगर आपको मशवरा करना है किसी काम से ताल्लुक़ से कुछ काम करवाने हैं तो आप 2-4 लोगों से जो फील्ड के हों या जो लोग जानने वाले हों, 2-4 लोगों से मशवरे के बाद काम शुरू करें। आप जो है घबराहट में, जल्दबाजी में फ़ौरन जो है काम की शुरुआत ना करें कि ये करना है वो करना है। तो इससे जो है जैसे आपने जो मिसाल दी, इसमें जो है पासपोर्ट तो बन गया, लेकिन अगर जो एलसी वगैरह जैसे जो उन्होंने फैक्ट सप्रेस किया उसका रिकॉर्ड तो जो अथॉरिटी में वहाँ पर तो मौजूद है जी। बाद में अगर जो क्लेम आएगा तो आपके ऊपर फिर क्रिमिनल केस भी बन सकता है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। आप जो है एक फैक्ट को जो आपकी जो आइडेंटिटी थी आप उसको डिस्टॉर्ट करके और आप एक पासपोर्ट जो कि बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री मानी जाती है, आप उसके सामने मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपकी इस पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है जी। तो आप जो ये ऐसे अगर आपको कोई एजेंट या कोई काम करने वाला बंदा आपको ऐसा मशवरा दे कि आप ये जो है इसको छुपा लेते हैं, इसको निकाल देते हैं, तो आप फ़ौरन वहीं पर मोहतात हो जाएंगे कि मुझे ये काम नहीं करना। अगर कुछ आप निकाल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपकी परेशानी बढ़ाने वाला काम। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि इन चीज़ों से आप उस वक्त महफूज रह सकते हैं जब आपका मुतालिया वसी होगा, आप खुद पढ़ोगे। इसके लिए मैं 2 किताब सजेस्ट करना चाहूँगा। एक MR पब्लिकेशन नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 3 ज़बानों में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, यानी जो इन 3 ज़बानों को जानते हैं वो इसे रिफ़र कर सकते हैं। और मोस्टली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं वो इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत को यूज़ करते हैं। तो आप लोग इन किताबों को घर में मंगवा लें और इनसे इस्तेफादा करें ताकि इस तरह की जो सरगर्मियाँ सोसाइटी में चल रही है आप उसके हवाले से अवेयर रहें। मैं सर का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया है और सर ने NRC को लेकर मुकम्मल जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर दिया कि NRC को लेकर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहसियत शहरी जो एक हमारी ज़िम्मेदारी है हम उसको सही तौर पर निभाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें और किसी भी किस्म के खौफ और हिरास में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। बस हम अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक अपने दस्तावेज़ात को क्लियर कर लें, यही मुकम्मल सूरत हाल है जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अब भी आपके जहन में अगर कुछ सवालात हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।